नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट न्यूज में बात होगी पहलवानों के समर्थन में उतरे स्वामी रामदेव की। अधिकारियों से मिले एलजी के साथ की बात करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की। राहुल गांधी के पासपोर्ट पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखने की। दिग्विजय सिंह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधे निशाने की। साथ ही जानेंगे सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर की अपील की। राजस्थान में खत्म होगा कांग्रेस का तनाव की बात करेंगे। श्रीनगर में कला और शिल्प प्रदर्शनी के आयोजन की। सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, भाजपा की ओर से भेजी प्रतिक्रिया की। आखिर में बात करेंगे सांसद शफीक उर रहमान ने नई संसद के उद्घाटन पर दी प्रतिक्रिया की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को अब अपने ही घर से चुनौती मिलने लगी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, पाप। देखो, मैं बयान नहीं दे सकता हूँ ना, मैं जाके पकड़ के ठोकूं तो नहीं। मैं सबसे जुड़ा हूं। मेरा प्रेम तो गहलोत जी से भी पूरा है। गहलोत जी हमारी को बहस खोल रखी है, कोई मुझसे कोई बहस थोड़ी है। गहलोत जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी भी बड़ाई करते हैं। जो अच्छे काम वसुंधरा जी की, उनकी भी हमने बड़ाई की। हम देखो, राजनीतिक तौर पर हमारा किसी से बैर नहीं है। तो ये देखो, एक पॉलिटिकल विजन रखना एक अलग बात होती है। राजनीतिक रूप से कोई पक्षपात करना या राग द्वेष करना, वो स्वामी रामदेव नहीं करता है। हमारा कार्य है अच्छे कार्यों को, अच्छे लोगों को गौरव देना। राजनीतिक तौर पर मैं ना थोड़ा मुंह फट आदमी हूं। मेरे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा ना निकल जाए कि 3 दिन का यहाँ पर राजनीतिक अखाड़ा बन जाए। इसलिए आप राजनीतिक रूप से मैं सब प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हूं। मैं कोई बौद्धिक दिवालियापन का शिकार नहीं हूं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से विकलांग नहीं हूं, और एक विजन रखता हूं देश के लिए। इसलिए राजनीतिक टिप्पणियां बीच बीच में करता हूं। आजकल मैंने 99% को कम कर रखा है, जिससे कि मैं योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था का और सनातन धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने के काम में ज्यादा फोकस कर सकूं। क्योंकि मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई टिप्पणी करता हूं तो फिर मामला थोड़ा उल्टा पुल्टा होने लगता है, चारों तरफ भूचाल, आंधी तूफान से आने लगते हैं। इसलिए रहते हैं अकबर महान, अरे महान तो महाराणा प्रताप है, महान तो छत्रपति शिवाजी है, महान तो हमारे वो पूर्वज है जिन्होंने शौर्य, वीरता और जिनके सच्चरित्रता का इतिहास देश ने पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा, पूरी दुनिया में रामायण महाभारत की अब जो है चरित्र पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर सच्चा इतिहास बोध नहीं होती, सच्चा इतिहास बोध होना ही चाहिए। ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो पूरे देश में एक बौद्धिक आतंकवाद जो फैलाया जाता है, वो ठीक नहीं है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इसको कहते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये रिलीजियस टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये बहुत तरह का है। ये मेडिकल। वीके सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर राज्यपाल की निगरानी में राष्ट्रीय राजधानी में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। राजनिवासी प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी ने बीते 1 साल में एलजी की अगुवाई में जितने काम कराए गए हैं, उतने काम बीते 1 दशक में नहीं हुए। एक कार्यक्रम में
IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनसे बिना किसी दबाव के कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने का आह्वान किया। मोदी सरकार की नाकामी के 9 साल पूरे, सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम से पूछे तीखे सवाल। सुप्रिया श्रीनेत ने रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी, क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो त्रासदी बनकर उभरी है। क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका, और उस अहम हिस्से में बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का वो तांडव देखा है इस देश ने, और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई त्रासदी है। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है? यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। तो जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का। क्या कहते हैं? हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बांटना पड़ा। और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। कहां 19 करोड़ रोजगार बनाने थे और कहां 71,000 चिट्ठियां बांट रहे हैं। यह असलियत है इस सरकार की। इस सरकार की यह असलियत है कि कोरोना का एक भी केस आने से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था 8.2% से गिरकर 4.1% पर हो गई थी और 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। इस सरकार की यह असलियत है कि इनकी नाक के नीचे से, क्या वो ललित मोदी हो, क्या वो नीरव मोदी हो, क्या वो मेहुल चोकसी हो, क्या वो विजय माल्या हो, करोड़ों का चूना लगाकर पैसा लेकर इस देश का भाग गए और यह सरकार कुछ नहीं कर पाई, आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस सरकार के भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 11 लाख करोड़ बट्टे खाते में अमीर आदमियों के लिए डाल दिए गए, लेकिन किसानों के कर्जे माफी पर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। इनकी असलियत यह है कि 23 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, जिन 27 करोड़ लोगों को हमने ऊपर उबारा था 4 से 14 के बीच में। इस सरकार की यह असलियत है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी क्या कहते थे? मित्रों, रुपए की साख और प्रधानमंत्री की साख प्रतिष्ठा एक बराबर है। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। 53 पर रुपया मिला था, आज 83 पर है। कहते हैं हम सबसे सस्ता तेल बुला रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं रशिया से। तो महानुभाव, हमारा पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा? आखिरी बार दाम सस्ता कब हुआ था, यह देश की जनता जानना चाहती है। इस सरकार ने पढ़ाई महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, अस्पताल की बेड महंगी कर दी, रेलवे की यात्रा महंगी कर दी, और इसीलिए मैं कहती हूं कि बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार का जो तांडव इस देश ने देखा है वो वाकई में त्रासदी है। कर्नाटक ने एक संदेश दिया और वो संदेश भाजपा ना पढ़ना चाहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संदेश ये है और संदेश बड़ा है, और एक के बाद एक नए नए सर्वे आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से अब सामने आ रहे हैं। इस देश के सामने मूलतः 3 समस्या है: बेरोजगारी, महंगाई और निरंकुश भ्रष्टाचार। अडानी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी की बात करो तो पकौड़ा तलने की हिदायत देंगे, पकौड़ा भी तल लेंगे साहब, लेकिन जो गैस का सिलेंडर 400 पे मिलता था उसको भी आपने 1200 कर दिया है। आटे पर भी आपने जीएसटी लगा दिया है, सरसों के तेल को 90 से 250 पहुंचा दिया है। और महंगाई की बात करो तो सरकार खड़े होकर कहती है हम तो जी लहसुन प्याज ही नहीं खाते। आप मत खाइए, लेकिन लोगों की थाली में प्रहार मत करिए।
मेरा अपना मानना है इन सब बातों का जवाब मिलना जरूरी है। और 9 साल में बाकी जो जयराम जी ने आपको संस्थाओं के बारे में बताया, जो पवन जी ने आपको माफी की बात करी, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो एक चैलेंज भी है और एक गुजारिश भी है। महोत्सव मनाना चाहिए सरकार को 9 साल का, महोत्सव मनाना चाहिए अपनी नाकामी के 9 सालों का। और लगे हाथ प्रधानमंत्री महोदय एक प्रेस वार्ता जरूर कर दें बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कुछ सवाल ले लें, कुछ सवाल लेकर एक प्रेस वार्ता कर दें तो हम चुप हो जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब से भागते हैं और सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी ने 10 साल के सामान्य पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा था कि राहुल गांधी के मामले में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसे 10 साल के लिए पासपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये केस स्पेशल है। इनका जो अभी बाहर जाना है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, वो जाने दीजिए, परंतु उनको वापस आने के लिए गारंटी होनी चाहिए। और दूसरा है कि वो जिस समय लेकर चलते हैं उसी समय के अंदर वापस आनी चाहिए। वो सारी जो अंकुश लगेंगे तो फिर उनको जाने के लिए हमें कोई हस्तक्षेप। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता को मंच से उतार रहे हैं। इस वीडियो को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि अहंकार त्याग दीजिए राजा साहब। सिंधिया के हमले पर दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि आपकी सीख के लिए धन्यवाद महाराज। प्लान बी की चर्चा चल रही है सुबह से बहुत ज्यादा कि प्लान ए फेल हो गया है, प्लान बी की चर्चा हो रही है। भाजपा नेता कह रहे हैं प्लान बी खरीद करो, ऑपरेशन लोटस। पैसा उनके पास अपार इकट्ठा हो गया है। कई कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। कांग्रेस को कुछ 20,000 करोड़ जो इन्होंने अडानी जी लगाए हैं, जिनका की कोई पता नहीं है कहाँ का पैसा है, वो 20 करोड़ में से 1000 करोड़ खर्च कर लेंगे तो लोटस हो सकता है। लेकिन इतने बहुमत मिलेगा और कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं है, वहां मौजूद कांग्रेस। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी से फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पीएम मोदी जी हर धर्मिता छोड़िए। पहले दिन से लेकर के अब तक हमारे दल ने और मैंने ये बयान में कोई तब्दीली नहीं की। हमारे देखने का आईना अक्स इससे है, जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। इसका आर्टिकल 79 जो कि कहता है साफ तौर पे प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस दे कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट। जो आइडिया ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो एक महज बिल्डिंग नहीं है। उस आइडिया को जो भी लोग, अब भाजपा की मर्जी है, प्रधानमंत्री जी वैसे भी लोकतंत्र में, अक्सर मैंने सदन में भी कहा था कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र में साथ साथ चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सुनते तो है नहीं किसी की, तब जाहिर है जिन दलों ने निर्णय लिया है कि वो इसके हिस्सा बनेंगे तो उन्होंने संविधान से परे जाकर निर्णय लिया। हमारी हर पहलकदमी संविधान के दायरे में होगी। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। ये अच्छा नहीं होगा कि मोनार्की की छवियां, राजतंत्र वाली छवियां 24 घंटे 7 दिन देख रहे हैं, ये नहीं। लेकिन सर बहुजन समाज पार्टी का जिक्र करना चाहूंगा, जिसने कि ये ऐलान किया है कि वो इनॉग्रल सेरेमनी में आएगी, लेकिन जो पार्टी की तरफ से बयान है सीधा हमला कांग्रेस पार्टी पर है कि उनके नेता राष्ट्रपति के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, खासतौर से अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रपति जी के खिलाफ किया, अधीर रंजन चौधरी पर पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया और आज वो राष्ट्रपति पद की दुहाई दे रहे हैं। क्या नहीं, देखिए मायावती जी बसपा के जो नेता हैं,
सबसे बड़ी नेता हैं, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, उनका अपना विश्लेषण है। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, जब अधीर रंजन जी ने वो बयान दिया था, हम में से कोई उसके पक्ष में नहीं, कभी नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने स्वयं अगले दिन अपोलोजाइज भी किया, तो जाहिर है कारण वो नहीं है। हम तो बाबा साहब के बनाए संविधान, उसकी धाराओं के अंतर्गत अपनी सोच रखते हैं, और उसके अंतर्गत ये इजाजत नहीं देता है कि एग्जीक्यूटिव कब्जा कर ले लेजिस्लेचर पे। ये कब्जे वाली चीज है, ये राजशाही के प्रतीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, ये सर्वथा अनुचित है। मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगा, 48 घंटे अपनी हठधर्मिता छोड़िए, यह फैसला बदल दीजिए। इस फैसले से संविधान के साथ हमारा फासला बढ़ता है। लेकिन सर, अभी कुछ देर पहले एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं, बहिष्कार कर रही हैं, उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने साथ में दलील दी कि जो संसद की कार्रवाई है वो संवैधानिक एक दायित्व है राष्ट्रपति जी का संसद की कार्रवाई को बुलाना, लेकिन जो संसद की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है वो एक सार्वजनिक समारोह है, वहां पर बंधन नहीं है। क्या नहीं, मैं तो सिर्फ कहूंगा, मैं तो खुद राजनाथ सिंह जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप वरिष्ठ नेताओं में से, वरिष्ठतम नेताओं में से एक, प्रधानमंत्री जी को समझा दीजिए संसद क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है, उसके लिए आर्टिकल 79 देख लीजिए। और संसद महज एक इमारत नहीं है ना साहब, एक व्यक्तिगत पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया आपने कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, उसका इनॉग्रेशन पीएम करेंगे या अमित शाह जी करेंगे या नड्डा जी करेंगे। ये इमारत आपके बाद भी रहेगी। इस इमारत का जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके अंदर उद्घाटन वाली एक प्रवृत्ति 24 घंटे 7 दिन रहती। आपने तो रेलवे मिनिस्टर साहब को तो जॉबलेस कर दिया। अब हर ट्रेन जो वंदे भारत कहीं चलती है, फलानी ट्रेन चलती है जिसमें नए कोच लगाए, नई इंजन भी आई, आप इनॉग्रेट करते हैं। मैं जानता हूं सुर्खियों में बने रहने के लिए आप करते हैं, लेकिन इसको सुर्खी वाली नजरियों से मत देखिए। अभी भी मैं कहूंगा राजनाथ सिंह से, क्या राजस्थान में खत्म होगी कांग्रेस की टेंशन? राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी के दो दिग्गज नेता सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस आलाकमान ने कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब खबर है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने पायलट और गहलोत के बीच सुलह का रास्ता खोज लिया है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा है। बसंत ऋतु में कश्मीर में आयोजित होने वाली कला और शिल्प प्रदर्शनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस मौके पर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डिपार्टमेंट की तरफ से श्रीनगर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का मकसद कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह मुहैया कराना है। फिलहाल घाटी में पर्यटन का मौसम चरम पर है और घाटी के आकर्षक मुगल उद्यानों में कुछ समय बिताने सहित कश्मीर की मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता का आनंद लेने के लिए हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। इसलिए कारीगरों के लाभ के लिए सरकार विभिन्न स्थानों पर विशेष कला और शिल्प प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। इस तरह की प्रदर्शनियों का मुख्य उद्देश्य घाटी में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और कारीगर समुदाय को एक ही छत के नीचे अपने उत्पाद प्रदर्शित करने में मदद करना है, ताकि वे अपने उत्पाद को बड़े पैमाने पर बेच सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। अभी शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का कि जिन्होंने ऐसी एग्जीबिशन मुनक्कद की है, पिछले साल भी करते आए और इस साल भी करते आए हैं। और हमें अपना जो कश्मीरी प्रोडक्ट है, कश्मीरी, अभी यहाँ पे टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट दुकानों पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो ये एग्जीबिशन मुनक्कद की जाती है हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से, टूरिस्ट को एक ही छत के नीचे सारा कुछ मिल जाता है, उसको इधर उधर जाने का कोई झंझट नहीं होती है और उसको ऐसी ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि हाँ, उसको ये हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन है तो यहाँ पे पूरा ऑथेंटिक ही मिलेगा, हैंडमेड ही मिलेगा। तो हम टूरिस्ट अभी जो टूरिस्ट पे से ही हमारा ज़्यादातर चलता है कि जितने टूरिस्ट आएंगे हम भी अपना डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट, वो भी हमसे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। हमारा भी जो कारोबार है वो भी आगे चलेगा और टूरिस्ट को भी अच्छे, जब वो वापस ले जाएंगे अपने साथ अपने प्रोडक्ट्स, उनको भी रहेगा कि हाँ, हमने कश्मीर से ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लिए और उनको भी यादगार रहेगा, हाँ, हमने कश्मीर गए थे और वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें और यादें साथ लेके आए थे। कश्मीरी आर्ट जो
जो कि एक वेरी वेल नोन और एजेस से चलता हुआ एक खूबसूरत सा जो लोग अपना पुराने ज़माने से जो कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड दे हैव बीन डूइंग इट सिंस एजेस, एंड आई थिंक वी शुड डू उसको बरकरार रखने के लिए हमको और सरकार को सब कुछ करना चाहिए। जैसे आर्टिजन्स को ये जो छोटा सा मौका दिया गया है उनकी जो कारीगरी है दिखाने के लिए, एंड डेफिनेटली द प्राइजेस आर आल्सो वेरी नाइस एंड पीपल हु आर कमिंग टू ट्यूलिप गार्डन वो सारे आके यहाँ पे देख रहे हैं। और इनका आर्टिजन चूंकि विंटर में बाहर रहता है और विंटर के बाद यहाँ पर आता है, तो स्टार्ट का उसका यही एग्जीबिशन होता है। वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पर हर एक किस्म का ये प्रोडक्ट जो हम टूरिस्ट के लिए रखते हैं, आर्टिजन इसे इमेंसली बेनिफिट होता है। यहाँ पर एक चीज़ है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लोकल लेवल में। आर्टिजन को होटल नहीं लेना पड़ता है अपने लिए, तो वो शाम को घर जा सकता है, सुबह अपने घर से आ सकता है। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस को लेके हमने ये सीजन में ये पहला यहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट किया हुआ है। एग्जीबिशंस में हम अपने कल्चर के साथ जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स को उभारते हैं, दिखाते हैं वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को या नेशनल ऑडियंस को। इसकी एक सिग्निफिकेंस है, जो बड़ी इमेंस सिग्निफिकेंस है इसकी। देखिए हमारा जो यहाँ पर मेन स्टे है, तो हमारा हॉर्टिकल्चर के बाद हमारा हैंडीक्राफ्ट्स ही है। हैंडीक्राफ्ट्स में हमारे एग्जीबिशन एक अहम रोल प्ले करते हैं, खासकर वो एग्जीबिशन जो टूरिस्ट सीजन के साथ जलप। पूर्व आप नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। हालांकि स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, जिसके बाद से ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका ये बेल जेल से अलग नहीं है, चूंकि उनकी तबीयत खराब होने की बात आई तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको अस्पताल में जाने की अनुमति दी गई है। और हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि जो बीमार है उसका इलाज तो होना ही चाहिए। इस दौरान माननीय कोर्ट ने जमानत दी है उनकी हेल्थ को देखते हुए, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। और भी कई अपराधी जो जेल में बंद रहे हैं, वो चाहे अनिल देशमुख हो, माया कोडनानी हो, वसाराव राव हो, पी चिदम्बरम हो, स्टैन स्वामी हो, ये सब हेल्थ के आधार पर इनको पहले जमानत मिल चुकी है। तो कोई नया उदाहरण नहीं है सत्येंद्र जैन की। अगर तबीयत ठीक नहीं है, कोर्ट ने कुछ सोच के जमानत दी होगी। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर अगर उनकी तबीयत खराब हो रही है, और तिहाड़ जेल का प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार इसमें घेरे में नजर आती है। सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में है। अनेकों बार उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, उनको जमानत दी जाए। यदि मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको कोई रिलीफ कोर्ट की ओर से दिया गया है, तो ये तो कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है। और हम यही चाहेंगे कि सत्येंद्र जैन यदि बीमार हैं, उनका इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हम यही उनके लिए काम। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं भेजने का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान ने कहा कि नई संसद का उद्घाटन सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाकर कराया जाना चाहिए। सिर्फ एमपीज को पता नहीं खुश करना चाहते हैं या अपनी पार्टी की खुशी के लिए, पार्टी के नामो नमूद के लिए इन्होंने सब कुछ किया है ये। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे भी इनका उद्घाटन नामुकम्मल है। भाई देश तो, ये पार्लियामेंट तो सबकी है, हर कौम हर बिरादरी की है, छोटे बड़े की है, सबका इसमें बहरहाल खून पसीना इसमें शामिल है। तो इसमें सारे, जैसे कि आप हिंदुओं की तरफ से बाहैसियत हिंदू के, उसमें वो जो उद्घाटन के वक्त जो कुछ भी मजहबी काम करना चाहते हैं, तो ये तो जब मुकम्मल होता जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको, गुरु धर्मों को बुलाकर, उनसे भी गुरु धर्मों को सबके बुलाकर उनका भी पाठ कराते, उनसे भी उनकी भी इबादत जैसे वो करती है अपने हिसाब से, उनसे भी दुआ कराते, तो मुकम्मल होता। ये नामुकम्मल है इस हालत में। और दूसरे,
हमारी सारी अपोजिशन की ज़्यादातर पार्टियों, लगभग 20 पार्टियों ने तो उसका बाइकाट कर ही दिया है। जी हाँ, मैं भी पार्टी के बहरहाल अपोजिशन के साथ हूँ। नई सांसद की कोई ज़रूरत नहीं थी, ईमानदारी से। देश बहुत मुश्किलों से, भूखमरी से गुजर रहा था, महंगाई से को झेल रहा था। इन हालात में जो पैसा आज इसमें लगाया गया है, तो वो पैसा उनकी खुशहाली के लिए, या जो नौजवान पढ़े लिखे घर बैठे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही और महंगाई की कुछ चिंता नहीं रही, तो उसमें तो खर्च नहीं किया गया। बल्कि पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट बनी हुई है पहले से, हमारे पास पार्लियामेंट में उसमें एक ईंट भी नहीं खिसकी है जिसकी, और सारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें। अब ये तुमने अपने नाम नेहाद के लिए सिर्फ ये कह कि बीजेपी ने बनाई, बस इसलिए आपने ये बनाकर सारा दौलत इसमें लगा दी। हमारे यहाँ तक कि हमारी निधि का पैसा भी उसमें जो काटा गया है, तो यकीनन कुछ ना कुछ यही इसमें गड़बड़ हुई है। तो बहरहाल संसद अगर ये ठीक नहीं होती तो उस हालत में बनती तो कोई एतराज़ नहीं करता, लेकिन और देश के अंदर इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि देश बहरहाल जिस जगह पर खड़ा हुआ है वहाँ सारे लोग परेशान हैं, इनकी पार्टी के लोग भी परेशान हैं। हम यही नहीं कि मुसलमान परेशान है या हिंदू परेशान है या छोटा परेशान है, हर बिरादरी, हर कौम का आदमी पर मतलब ये इस महंगाई की ने जो असर डाला है। आपने देखा कि अभी कर्नाटक में जीत हुई, उन्होंने